नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा है, जिसमें शासन सत्ता की मुख्य धुरी सम्राट या राजा के पास होती थी। आज हम मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मौर्यों ने अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर और उसमें एक सुदृढ़ प्रांतीय व्यवस्था की स्थापना कर रखी थी। मौर्यों की प्रांतीय व्यवस्था में सबसे बड़ी इकाई प्रांत होती थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण साम्राज्य को अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में बांट रखा था। सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो प्रांत, प्रांतों से छोटी इकाई मंडल, मंडल से छोटी इकाई विषय और सबसे छोटी इकाई गांव। अर्थात प्रांत का अधिकारी मंडल के कार्यों पर, मंडल का अधिकारी विषयों के कार्यों पर और विषय का अधिकारी गांव के कार्यों पर इस तरीके से एक दूसरे पर निगरानी रखते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था और इन गांवों से मिलकर विषय बनते थे, जिन्हें हम आहार या जिला भी कहते हैं, और इन कुछ विषयों को मिलकर मंडल बनते थे और कुछ मंडलों को मिलाकर प्रांत बनते थे। सम्राट अशोक के अभिलेखों में कुल 5 प्रांतों का वर्णन मिलता है या 5 राज्यों का वर्णन मिलता है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और प्राच्य, ये 5 प्रांतों का वर्णन सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। प्रांतों का मुख्य अधिकारी कुमार महामात्र कहलाता था। अर्थात जो प्रांत या राज्य होता था उसका मुखिया कुमार महामात्र। मंडल का मुख्य अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था और विषय, जिसे हम जिला या आहार भी बोलते हैं, इसका मुख्य अधिकारी स्थानिक कहलाता था और गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। अर्थात सभी इन छोटी छोटी इकाइयों के अलग अलग मुखिया थे। गांव का मुखिया ग्रामीणी, और ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। गांव का जो ग्रामीणी होता था उसकी नियुक्ति किसी राजा के द्वारा नहीं होती थी, बल्कि ये ग्रामवासियों द्वारा ही निर्वाचित होता था। और इसकी सहायता के लिए गांव में एक ग्राम वृद्ध परिषद मिलती थी, जिसका वर्णन कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी किया है। इस ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से ही वो गांव का शासन चलाता था। अब वो गांव के छोटे मोटे विवादों का भी फैसला करता था, करों की भी वसूली करता था और उन करों को, उस राजस्व को वसूल करके राजा के कोष में जमा कराने का काम भी ग्रामीणी ही करता था। ग्रामीणी ही गांव में छोटे मोटे न्याय का काम या भूमि का प्रबंध या सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, ये सारे के सारे काम ग्रामीणी के ही अधीन थे। और राजा मुख्यतः किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ग्रामीणी के कार्यों में नहीं करता था। एक तरीके से ग्रामीणी स्वतंत्र ही होता था। राजा बहुत कम ही इस प्रकार का, किसी प्रकार का ग्रामीणी पर कोई नियंत्रण रखता था, अन्यथा ग्रामीणी पूर्णतः अपने कामों में स्वतंत्र होते थे। और इनकी सहायता के लिए वहाँ पर गोप नामक कर्मचारी भी हुआ करते थे, जो गांव के घरों और निवासियों, उनका विवरण अपने पास सुरक्षित रखते थे। इसके अलावा जो कर की प्राप्ति होती थी उनका हिसाब किताब भी वो गोप नामक कर्मचारी रखते थे। इस प्रकार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव और उसका मुखिया ग्रामीणी, और प्रांतीय प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत और उसका मुखिया कुमार महामात्र। कुछ गांवों को मिलाकर 100 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता था, 200 गांवों को मिलाकर खावटी कहा जाता था, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख और 800 गांव के समूह को स्थानीय नाम दिया जाता था। शासन सुविधा के लिए मुख्य रूप से गांव, विषय, मंडल और प्रांतों में ही साम्राज्य का विभाजन किया गया था। लेकिन जब हम कुछ अलग अलग गांवों के समूह को देखते हैं तो 100 गांव के समूह को संग्रहण नाम दिया गया, 200 गांव के समूह को खावटिक नाम दिया गया, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख और 800 गांव के समूह को स्थानीय नाम दिया गया। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत, इन्होंने जिले के अधिकारी को विषय या आहार, इसके जिले के अधिकारी को
एग्रोनोमी नाम दिया है। उनके अनुसार जिले का जो मुख्य अधिकारी होता था वो एग्रोनोमी होता था। इसके अलावा उस समय जो नगर का प्रशासन था वो नगर का प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। और इस नगरीय प्रशासन का विस्तृत विवरण भी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से ही प्राप्त होता है। मेगास्थनीज इस बात का वर्णन करता है कि नगरों का प्रशासन चलाने के लिए 6 समितियां होती थीं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्यों की 6 कमेटियां पूरे नगर का प्रशासन चलाती थी। पहली कमेटी शिल्प कला समिति। ये शिल्प कला समिति विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी और कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। अर्थात जो शिल्प कला समिति होती थी वो उस समय के जो कारीगर होते थे उनके हितों का पूर्णतः देखरेख का कार्य ये कमेटी काम करती थी, शिल्प कला समिति। वैदेशिक समिति का संबंध विदेशियों से था, अर्थात विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, उनकी चिकित्सा, इन सब का प्रबंध वैदेशिक समिति करती थी। अब राज्य की सुरक्षा के लिए इन विदेशियों पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी था, तो इन विदेशियों के आचरण और इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का काम भी ये वैदेशिक समिति ही करती थी। और अगर मान लो ये विदेशी यहाँ रहते हुए अलग अलग प्रकार की किसी दूसरी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी का काम वैदेशिक समिति का ही था। इसके अलावा अगर मान लो कोई विदेशी यहाँ पर रहता है और इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि का कार्य भी ये वैदेशिक समिति ही करती थी। इसके अलावा तीसरी समिति जनसंख्या या जनगणना समिति। जनगणना का पूरा हिसाब किताब, जनगणना मनुष्यों की गणना, मौर्य प्रशासन व्यवस्था का ये मुख्य अंग थी जनगणना। जन्म और मरण इसका पूर्ण का लेखा जोखा जनसंख्या समिति रखती थी। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य समिति थी, जो व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। जो चीज़ें बेचने की हैं उनके ऊपर माप तोल का नियंत्रण करना, किसी भी वस्तु को 2 बार बेचने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस प्रकार इस माप तोल पर नियंत्रण रखने का कार्य व्यापार समिति करती थी। 5वीं समिति उद्योग समिति थी। ये उद्योग समिति बाजारों में जो वस्तुएं बिकती थी उसमें मिलावट को रोकती थी और मिलावट अगर मान लो कोई करता था तो उसके अपराधियों में व्यापारियों को दंड दिलवाने का काम करती थी। मतलब उद्योग समिति का मुख्य जो कार्य था वो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में होने वाली मिलावट को रोकना और अगर मिलावट करता हुआ कोई पकड़ा गया तो उन व्यापारियों को दंड दिलवाने का काम करती थी, क्योंकि मार्केट में मिलावट पूर्णतः प्रतिबंधित थी और नई और पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग प्रबंध था। इसके अलावा छठी कर समिति थी, जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूल करना था। जो सामान बेचा जाता था उन पर कर वसूलने का कार्य कर समिति करती थी। इसके अलावा उस समय कस्बे में रहने वाले लोगों की एक सभा होती थी जिसे हम पोरा जनपद कहते हैं। पोरा जनपद, कस्बे में रहने वाले लोगों की सभा। और ये पोरा जनपद इतनी शक्तिशाली होती थी कि ये राजा को पद से भी हटा सकती थी। मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली होती थी और नए करों को लगाने से पहले भी इसकी स्वीकृति ली जाती थी। इस प्रकार पोरा जनपद उस समय नगर में रहने वाले, कस्बे में रहने वाले लोगों की एक बहुत ही शक्तिशाली सभा थी, एक संगठन था। मेगास्थनीज जो नगर के पदाधिकारी थे उनको एस्ट्रोनोमी नाम देता है। वो अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का वर्णन करता है कि नगर के जो पदाधिकारी थे वो एस्ट्रोनोमी कहलाते थे। जिले के पदाधिकारियों के लिए तो एग्रोनोमी शब्द का प्रयोग करता है और नगर के पदाधिकारियों के लिए एस्ट्रोनोमी शब्द का प्रयोग करता है। इस प्रकार मौर्यों ने अपने प्रांतीय प्रशासन में मुख्य रूप से
नगरों का प्रशासन अलग और प्रांतों का प्रशासन अलग, गांव का प्रशासन अलग, इस प्रकार से अलग अलग। हालांकि शक्तियों का मुख्य केंद्र बिंदु अभी भी सम्राट ही था, लेकिन